हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एनसीईआरटी का समरी हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी की समरी इसको, क्योंकि आपको पता है ये किताब हिंदी में है, तो हिंदी को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने का हम बाईलिंगुअल, क्योंकि दोनों स्टूडेंट का फ़ायदा हो। क्योंकि बहुत देखो, इंग्लिश वाले हिंदी बोल लेते हैं आराम से, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो उनको समझ में नहीं आता। तो क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ऐसे वर्ड होते हैं इनके कुछ हिंदी के जो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है इंग्लिश वालों के। क्लियर? तो हमारा एक यही थोड़ा हेल्प है कि मैं बस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ और थोड़ा समझाने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। क्लियर? ये बात मैं मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज होगी इस पर, इसको करने से पहले। ऐसा नहीं कि मैं पूरा पूरा समझा दूंगा एक एक चीज़, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, जो कि हम लूसेंट पे कर रहे हैं। इवन लूसेंट पे मैं समझाने का ट्राई करता हूँ हर एक चीज़ को। अभी लूसेंट में हम फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं, कल फंडामेंटल राइट का लेक्चर आएगा। क्लियर? वहाँ पे बायोलॉजी का भी आ रहा है, फंडामेंटल राइट। उसके बाद हम नेशनल इनकम डिस्कस करने वाले इकॉनमी में। और एक और चीज़, एक करेंट अफेयर्स का भी लेक्चर आता है जिसमें हम 25 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। और आज से एक दो दिन बाद हम लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है वो भी स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ मेरे बारे में देख सकते हो आप। क्लियर? क्लियर? आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, सोशल मीडिया पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम कहाँ पे हैं बता दे रहा हूँ। इस पार्ट में जो पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हम थोड़ा जल्दी, जितना ज़्यादा लोग ऐड होते जाएंगे इस सीरीज में, उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं करते जाऊंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी करने का। क्लियर? तो ये तीनों मतलब ये तीनों आज डिस्कस करने वाले। क्लियर? तो ये हम कैसे डिस्कस करते हैं वो तो आपको पता ही, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, आप देख चुके होइएगा। क्लियर? हाँ, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया था, आप देख चुके हैं आप एक एक चीज़ को। क्लियर? हाँ, ये सब आज देखिए, आज क्या है। पहला टॉपिक है वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के बहुत सारे प्रोविजन हैं जो हमने कॉपी किया है। हमने कॉपी किया है, या किसी देश से कॉपी किया है, या हम कॉपी किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ब्रिटिश से, किसी से कॉपी किए हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान के बहुत सारे प्रावधान है, प्रोविजन को हिंदी में बोलते हैं प्रावधान, जो हमने कॉपी किया, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, इसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला क्वेश्चन है कि न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि हमारे संविधान को बना कौन रहा था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने बोरो किया फंडामेंटल ड्यूटीज। अब क्वेश्चन होता है किस देश के संविधान से बोरो किया, तो हमें पता होना चाहिए यूएसएसआर, क्योंकि रसिया उस समय नहीं थी हम जब बोरो किए। रसिया 1991 के बाद बनी थी, ये भी आपको पता है। ये यहाँ पे आप क्लेम भी कर सकते हो कि भाई ये गलत है। क्लियर? यूएसएसआर। क्लियर? लेकिन उन लोग जिन्होंने बुक लिखा उनको पता है कि लोग समझ जाएंगे, इसलिए उन्होंने रूस रसिया लिखा। क्लियर? नेक्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया? रसिया से। रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया। रसिया से एक और चीज़ आपको पता होगा, रसिया से हम जस्टिस सिस्टम भी लिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। और बाद में जब हम सारा डिस्कस कर लेंगे, जब एक जगह वाला आता है ना, तब मैं आपको थोड़ा ट्रिक व्रिक बताऊंगा कि कैसे याद किया जा सकता है। सारे देश की एक मंशा है, उस देश के मंशा से हम याद कर सकते हैं कि कुछ देश के नाम सुनते ही आपको फीलिंग आ जाएगी कि इस देश से लिया गया तो ऐसा ही होगा। क्लियर है ना? तो सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? सिंपल है भाई कि हमने डीपीएसपी जो हमारे संविधान के पार्ट 4 में है, उसको हमने किसके संविधान से बोरो किया? बस यही है। किससे बोरो किया? आयरलैंड से बोरो किया। बस ये याद होना चाहिए कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका हिंदी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा कि डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, ये सब आप लूसेंट वाले में देख सकते हो मेरे वीडियो में। क्लियर? उसके बाद है हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता,
समानता मतलब लिबर्टी बोलते हैं, स्वतंत्रता को लिबर्टी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, दोस्ती। किस देश से लिया? फ्रांस से लिया। क्लियर है, फ्रांस से लिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये वर्ड बहुत आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही तीनों वर्ड आया था लेफ करके। क्लियर, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उसके बाद एक और है न्यायिक पूर्वालोकन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना हमने किस देश के संविधान से बोरो किया था, किस संविधान से लिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू हमने फीचर्स लिया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक और यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा, मतलब कि भारतीय संविधान एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा निर्मित का मतलब बनाया हुआ एवं लिखित संविधान। लिखित का मतलब होता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के समतुल्य है, कि मतलब हमारा भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिमिलर किसके? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे आपको पता है इंग्लैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटेन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इस पेज में। नेक्स्ट पेज चलते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, यानी भारतीय संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, बदलाव किया जाता है, आपको पता है, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता है कौन सा अमेंडमेंट आपको याद रखना है। 99, 100, 101, 102, 103, 104 तक हुआ है ना, ये भाई आपको याद रखना है। प्लीज़ 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 याद रख लो, एक इसमें आएगा ही आएगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये सब करंट से रिलेटेड होते हैं ना, तो ये आएंगे ही आएंगे। वैसे भी मैं अगर नहीं भी याद करोगे तो मैं लूसेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला चैप्टर आएगा तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहेगा। ध्यान देना, मैं अब थोड़ा ज़्यादा कवरेज पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, कि अब मैं जो भी एग्ज़ाम आप लोग देते हैं तो उस एग्ज़ाम का मेजॉरिटी पोर्शन मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से आ ही आए। मतलब मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि अब मैंने करेंट अफेयर्स भी स्टार्ट किया, और करेंट अफेयर्स भी सीधे मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं कराता। उसका लूसेंट का सब्जेक्टिव ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ तक हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लूसेंट का सब्जेक्टिव आप बोलोगे भैया वो तो हम लोग खुद 1 महीने में खुद पढ़ लेते। भाई आप लोग जो पढ़ते हो सिर्फ बुक पढ़ते हो, मैं उस बुक्स में कुछ और ऐड ऑन करता हूँ। जैसे बायोलॉजी में एक दो फिगर दिया हुआ है, मैं उसमें बहुत सारे हर एक टर्म को समझाने के लिए मैं पिक्चर का यूज करता हूँ। पीपीटी में मैं समझाता हूँ। पीपीटी में आप बताओ कितने लोग समझा रहे हैं प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आपको दिमाग पे छप जाना जरूरी है। क्योंकि भाई आपको भी पता है, मुझे ही पता है, एग्ज़ाम 2 महीने याद रख लेने से एग्ज़ाम नहीं निकलती है, कि हम 2 महीने ही तो याद रखने हैं। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में कितना कभी कभी डिले हो जाता है, तो हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है, कि जितना ज़्यादा समझेंगे उतना दिन तक हमें याद रहेगा। क्लियर है ना, इसीलिए मैं खासकर बायोलॉजी, क्योंकि बार बार हम लोग रटते रहते हैं। क्लियर, तो इसीलिए ज़्यादा आप फोकस होकर ज़्यादा चीज़ को समझो, तो एक बार ही देखो, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब याद करना पड़ेगा लेकिन कम पड़ जाएगा ना। रिवाइज आप ऐसे 10 बार बुक से कर दो और 2-3 बार वीडियो से कर लोगे, और मैं पीपीटी से 1 बार वीडियो देख लो और 2 बार पीपीटी देख लोगे, हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमने प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से लाया? साउथ अफ्रीका से हमने लाया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है, इमरजेंसी का, क्लियर है ना, इमरजेंसी का प्रोविज़न हम किस देश से लाए हैं? ऑब्वियसली जर्मनी से लाए हैं। इमरजेंसी प्रोविज़न हमने कहाँ से बोरो किया है? जर्मनी से। नेक्स्ट है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? सिंपल इसका मतलब है कि फेडरल सिस्टम है, लेकिन इसके साथ स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। फेडरल फीचर्स तो है, यानी स्टेट सेंटर है, नीचे स्टेट है, लेकिन इस सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। किस से लाए हैं? कनाडा से लाए हैं। क्लियर, आप देखो, जो कनकरेंट लिस्ट है, कनकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लाया है? ऑस्ट्रेलिया से है। कनकरेंट लिस्ट बहुत ऐसा लिस्ट होता है ना, जैसे आपको पता है 7 शेड्यूल में आपको पता है 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट, कनकरेंट लिस्ट। तो जो कनकरेंट लिस्ट वाला है वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑजी से। क्लियर, उसके बाद प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ हम कहाँ से लिए हैं? प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ हमने लिया है जापान से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ हम लिए हैं जापान से, ध्यान में रखना है आपको। क्लियर, 2 और है। हाँ, उसका देखो,
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, ये तो हम डिस्कस कर चुके थे यार भाई, 2 बार दे दिया है। देखो अभी तो डिस्कस किया था ना, यहाँ पे है ना, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य एक ही बात है, क्योंकि दोनों फंडामेंटल ड्यूटीज है, रसिया से लिया है यानी यूएसएसआर से लिया है, हमें पता है। नेक्स्ट देखो, बहुत ध्यान से देखना, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की, जो संसद में जो मेंबर होते हैं उन मेंबर को कुछ प्रिविलेज दिया जाता है, विशेषाधिकार दिया जाता है। इसकी संकल्पना हम किस देश के संविधान पर आधारित है, मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने किस देश के संविधान से कॉपी किया, ऑब्वियसली ब्रिटेन से कॉपी किया। ब्रिटेन में पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर है, पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, बहुत ज़्यादा। ब्रिटेन का पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, मतलब हमारे पार्लियामेंट से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है इसमें, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण का मतलब क्या है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, कैसे कानून बनता है। ऐसे थोड़ी कि पीएम खुद जाता है, हाँ मैं साइन कर दिया बना दो, नहीं भाई, दोनों हाउसेस में पास करने होते हैं, प्रेसिडेंट असेंट देता है, बहुत प्रोसेस लगते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर, ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ तो दो एक हाँ हाँ देखो, तो एक हमें 2 चीज़ पता है ना, ड्यू प्रोसेस लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसेस एस्टाब्लिश बाई लॉ। जैसे हमें इसको पता है ना, जापान में से क्या लिए है, जापान से लिए प्रोसेस एस्टाब्लिश बाई लॉ। ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने जापान से लिया है, लेकिन एक बोला जाता है लॉ मेकिंग प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों ब्रिटेन से लिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, फंडामेंटल राइट हम कहाँ से लिए, फंडामेंटल राइट भारत के संविधान में सम्मिलित, जो पार्ट 3 में सम्मिलित है, पार्ट 3 में मूल अधिकार जिसको बोलते हैं, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट किससे हमने लिया है, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, अब कुछ लिस्ट दिया है देश के बारे में। क्लियर है ना, मतलब एक देश है उसके बारे में क्या क्या चीज़ हम लिए हैं वो सारे हैं। तो सबसे पहले हम अमेरिका के उठाते, अब एक कॉन्सोलिडेट कर दिया है सब देश के, अमेरिका, ब्रिटेन। भाई देखो, अमेरिका की जब भी बात आए ना, सब देश की मैं पहले उनकी उसकी वो बता दे रहा हूँ। देखो अमेरिका यहाँ पे आता है, देखो मैं कहाँ लिखता हूँ, अमेरिका काम करता है तोड़ने का, तोड़ने का है, मतलब जिसको भी आपको हटाना हो, जिसको भी हटाना हो, मतलब कि किसी को मतलब उसके पद से हटाना हो, किसी को, जैसे न्यायाधीश को, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का महाभियोग हो, या जो कानून बना दी। यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकते हैं, एक तो तोड़ने का काम करता है, प्लस सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी पार्लियामेंट के पावर को कम करने का ट्राई करता है। सुप्रीम कोर्ट पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, यहाँ से क्या क्या आया, तो मैं ये पहले समझ लो कि ये तोड़ने का काम करता है और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर देता है। और दूसरा, ब्रिटेन का बात करते हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चरल चीज़ है ना, स्ट्रक्चर से हमारा पार्लियामेंट कैसा होगा, जो भी स्ट्रक्चर की बात आती है ना, वो यहाँ से लेते हैं। कनाडा का कुछ भी काम नहीं, कनाडा का काम है भाई सेंटर को कितना से कितना ज़्यादा पावर देते, सेंटर को पावरफुल बना दे। मैं कराऊंगा एक एक चीज़ को। ऑस्ट्रेलिया का काम है जोड़ने का। और कौन बंदा है, और हाँ चलो हम रूस का बाद में याद करवा देंगे, रूस का भी मैं याद करवा दे सकता हूँ, जर्मनी का भी याद करवा सकता हूँ, फ्रांस का भी करवा सकता हूँ। याद ट्रिक्स इतने से ही होते हैं। क्लियर, चलिए क्या हमने समझा कि अमेरिका क्या करता है, तोड़ने का काम करता है और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो सबसे पहले तोड़ने का काम करता है, उससे क्या क्या पता चला, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। क्या काम कर रहा है, तोड़ने का यानी हटाने का, पोस्ट से हटाने का मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। क्लियर आया। अब थर्ड, इतना मतलब यहाँ से पता चला। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावरफुल कैसे बनाओगे। अब सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट करोगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होगी, मतलब दोनों कोर्ट के पास। PIL मतलब ध्यान देना, एक और चीज़ में लिख सकते हैं, तोड़ने का मतलब हटाने का काम, सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावरफुल, और देश को कमज़ोर, स्टेट को कमज़ोर,
मतलब सेंटर के पास उतना ज़्यादा पावर ना हो, सेंटर के पास पावर नहीं हो, तभी तो पीआईएल लोग फाइल कर रहे हैं, पब्लिक पे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। पीआईएल फाइल करने का मतलब है जनहित याचिका नहीं होती है, जनहित याचिका, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और फंडामेंटल राइट, ये भी तो स्टेट का पावर छीन रहा है ना यहाँ पे, तो समझ रहे हो ना। जुडिशियल रिव्यू का मेथड, पार्लियामेंट, ये कुछ अलग है, ये दोनों को हम ऐसे अलग याद करना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट का रोल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये दोनों कहाँ से लिए हैं, ये दोनों ये दोनों मतलब हम सभी थे ऐसे याद करना पड़ेगा। लेकिन क्या क्या है, एक तो तोड़ने यानी हटाने का काम, दूसरा सुप्रीम कोर्ट को मजबूत, और थर्ड चीज़ है स्टेट को कमज़ोर यानी पब्लिक को ज़्यादा पावर। क्लियर है, मैं तो ऐसे ही भाई याद किया हूँ, आपको भी याद करना। पहला क्या है और क्या क्या है, प्रियम्बल भी हमने लिया है, फंडामेंटल राइट भी लिया है यानी मूल अधिकार भी लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायिक पूर्वालोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, प्रोसेस कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, राष्ट्रपति का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, न्यायिक का पूर्वालोकन प्रणाली मतलब जुडिशियल रिव्यू भी करेगा, और मेथड क्या होगा जुडिशियल रिव्यू का ये भी। 9th है उपराष्ट्रपति का पद, 10th है यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर, हाँ ध्यान देना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ से लिए हम, यूएसए से लिए हैं, शायद मैं पीछे ब्रिटेन तो नहीं बोल दिया था। और एक है प्रोसेस एस्टाब्लिश बाय लॉ, कहाँ से लिए है, प्रोसेस एस्टाब्लिश बाय लॉ हम लिखे हैं जापान से। क्लियर, देखो ये एक चीज़ अलग है, लॉ मेकिंग प्रोसेस और ड्यू प्रोसेस लॉ अलग है, मैं एक ही चीज़ शायद बोल दिया था। लॉ में से कानून बनाना कैसे है, कानून कि पहले दोनों हाउस में जाएगी, पहले एक हाउस में इनिशिएट होगी, दूसरे हाउस में पास होगी और इसके पास आएगा। क्लियर, समझ रहे हो ना। लॉ मेकिंग प्रोसेस ब्रिटेन से लिए हैं, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हमने लिए हैं अमेरिका से, और प्रोसेस एस्टाब्लिश बाय लॉ जापान से लिए। भाई इस सबको डिटेल में समझना है तो मेरा वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा जिसमें मैं लुसेंट का करवा रहा हूँ, लेकिन लुसेंट का मैं ऐसे नहीं सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरा मोटिव होता है कि मुझे समझाना है एक एक चीज़। क्लियर, कि लोगों को लगे नहीं कि मैं सिर्फ लुसेंट, लोगों को लगे कि मैं लुसेंट के साथ मुझे एनसीईआरटी भी हो जा रहा है और मुझे थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत भी हो जा रहा है। क्लियर, नेक्स्ट है ब्रिटेन से हम लेते हैं। ब्रिटेन सिर्फ हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सही करता है, तो सबसे पहले क्या है, रूल ऑफ लॉ। क्लियर, सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, बाई कैमरा लॉ यानी दो हाउस है यानी द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता है सिंगल सिटीजन, संसदीय शासन प्रणाली ये भी है, थोड़ा ये 3 है या ध्यान देना, सिंगल सिटीजनशिप 3 है, उसका द्विसदनीय व्यवस्था बाई कैमरलिज्म, विधि की निर्माण प्रक्रिया आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि लॉ मेकिंग प्रोसेस, प्रोसीजर या प्रोसेस हम बोल सकते हैं, सार्वधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय, इलेक्शन का प्रोसीजर ये भी आपको पता है। 7th का मतलब क्या है, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका यानी रोल ऑफ गवर्नर, सॉरी रोल ऑफ, हम ऐसे बोल सकते हैं रोल ऑफ, जो 7th है ना वो रोल ऑफ स्पीकर है, रोल ऑफ स्पीकर, क्योंकि विधायिका यानी लेजिस्लेचर के सबसे हेड वही होते हैं ना, विधायिका यानी लेजिस्लेचर के हेड कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं ना भाई। संसद को विशेषाधिकार क्या प्राप्त है वो बात है, मतलब कि पार्लियामेंट को क्या स्पेशल चीज़ प्राप्त है, स्पेशल पावर प्राप्त है, यानी सिंपल हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। क्लियर, अब एक दो चीज़ आपके बुक में नहीं लिया वो ध्यान देना, सीएजी के ऑफिस भी यहीं से आया है, रिट जोरिडिक्शन जो होता है कोर्ट का भी यहीं से आया, सिविल सर्विसेज यहीं से आया, कैबिनेट सिस्टम, मार्शल लॉ जो मिलिट्री रूल नहीं होता है, कैबिनेट सिस्टम भी यहीं से आया, सिविल सर्विस भी यहीं से आया, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने बस अलग से बता दिया। अब साउथ अफ्रीका से हमने 2 चीज़ लिया बस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो करते हैं उसका प्रोसेस क्या होगा, और सेकंड है राज्यसभा में सदस्यों का इलेक्शन कैसे होगा। ध्यान देना, राज्यसभा में सदस्यों का इलेक्शन, ध्यान देना इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉमिनेशन नहीं, इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, नॉमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है ना। नॉमिनेशन कहाँ से हम लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। ध्यान देना, द नॉमिनेशन यानी 12 लोग का नॉमिनेशन हम आयरलैंड से करवा लेते हैं, और बाकी जो लोगों का जो चुनते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, वो हम साउथ अफ्रीका से करवा लेते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। नेक्स्ट है
कनाडा से, कनाडा का भाई यही काम है, सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल करो। और देखो क्या क्या है, क्या क्या करता है, मतलब कुछ भी जिससे सेंटर पावरफुल बनता है ना, सेंटर पावरफुल बनता है, इसका मतलब वो कनाडा से है। अब देखो, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, पहला है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। सेकंड, शक्तियों का वितरण, यानी भाई 7th शेड्यूल हमने बांट दिया सेंटर और स्टेट में, मतलब 3 पार्ट में बैठा है ना, सेंटर, सेकंड स्टेट और थर्ड है कनकरेंट। लेकिन फोर्थ एक और चीज़ है कि कोई ऐसा रेसिड्यूरी पावर, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट जो इन लिस्ट में नहीं है, उसके लिए कानून कौन बनाएगा, सेंटर। अब देख रहे हो सेंटर को ज़्यादा पावरफुल कर रहे हो ना, इसका मतलब ये कहाँ से लिए, कनाडा से लिए है। क्लियर। अब एक और चीज़ देखो, सेंटर स्टेट पे अपना कंट्रोल बैठाने के लिए सेंटर क्या करता है, गवर्नर की नियुक्ति करता है, गवर्नर की नियुक्ति करता है, गवर्नर की। क्लियर। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो मैं यहाँ पे स्पीकर मुझे लिखना था तो मुझे गवर्नर लिखा गया था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे में स्पीकर बता, गवर्नर नहीं बताता, स्पीकर है यहाँ पे। हाँ देखो, अब नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार द्वारा ऑब्वियसली, क्योंकि अपॉइंटमेंट स्टेट में गवर्नर की करेंगे तो कंट्रोल एस्टैब्लिश किसका होगा, सेंटर का ही होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय ने, भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है स्टेट को, लेकिन मतलब सेंटर को, और सेंटर उसको मान ही नहीं रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो बोलना है वो बस एडवाइजरी है। काम सेंटर को मानने का मन होगा मानेगा, नहीं मानने का मन होगा तो नहीं मानेगा। इसका मतलब इससे भी हमें पता चलता है सेंटर इतना स्ट्रांग है कि सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं मान रहा है। हाँ स्ट्रांग तो है भाई। क्लियर। नेक्स्ट है संघात्मक विशेषता है, कुछ फेडरल फीचर, ऐसे कुछ भी फेडरल फीचर होंगे ना जहाँ पे सेंटर को स्ट्रांग मिलेगा, सेंटर को स्ट्रांग हमें देखेंगे तो हम समझ आएंगे वो कनाडा से है। ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, जोड़ने का काम करता है भाई, कनकरेंट लिस्ट, जोड़ने वाला काम। सेकेंड, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, अब दूसरे स्टेट वाला अगर आपको रोक लेगा तो काहे का जोड़ना, काहे यूनिटी, नहीं रोकना चाहिए भाई, मुझे नहीं रोको, क्योंकि हम सारे देश एक के लोग, सारे देश एक है, इसलिए कोई स्टेट वाला रोके नहीं। क्लियर है, तभी तो हो गई जोड़ना। थर्ड है, दोनों हाउस अगर ज्वाइंट सीटिंग करते हैं तो ये भी तो जोड़ने वाली बात हुई ना, तो यही ज्वाइंट सीटिंग। क्लियर। सबके बारे में हम सबका नस पकड़ लिए, क्या कॉल बोलता है, ऑस्ट्रेलिया जोड़ने का, कनाडा सेंटर को पावरफुल, ब्रिटेन जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं, और साउथ अमेरिका, सॉरी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 चीज़ करता है। एक तो हटाने का काम करता है, दूसरा स्टेट को कमज़ोर करता है, थर्ड सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावरफुल और आदमी को ज़्यादा मजबूत, यानी स्टेट को कम पावरफुल, इसका मतलब आदमी अपने आप ज़्यादा मजबूत हो गया ना, ये सब है। क्लियर। हाँ ये अब क्या है, आयरलैंड से हम क्या क्या लिए, एक तो डीपीएसपी लिए, सबसे पहले हमें पता था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मेथड जो है कि कैसे इलेक्शन होगा, वो मेथड हमने यहाँ से लिया है आयरलैंड से। क्लियर है ना, वो मेथड हमने लिया है आयरलैंड से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब राज्यों में ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई नॉमिनेशन इससे करवा लो 12 का, बचे 233 का इलेक्शन करवा लो साउथ अफ्रीका से। क्लियर। अब फ्रांस से हमने क्या के लिए, एक तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, रिपब्लिक सिस्टम है। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो चुनाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी फैमिली से हेरिडिटरी आ रहे हैं, मतलब किसी फैमिली से आ रहे हैं मोनार्क की तरह। जैसे इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं बोल सकते क्योंकि उसका जो हेड ऑफ स्टेट होती है वो क्वीन होती है। क्लियर। और हमने क्या क्या लिया फ्रांस से, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। क्लियर। रसिया से हम क्या लिए, देखो रसिया को मैं याद करने का थोड़ा तरीका बता रहा हूँ। रसिया के प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ लोग गए और बोल रहे थे सर 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 हमें न्याय चाहिए। तो रसिया के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से सुने और बोलते भाई तुम्हें कौन सा न्याय चाहिए। तो बोलता है मुझे सामाजिक न्याय भी चाहिए, मुझे आर्थिक न्याय भी चाहिए और मुझे राजनीतिक न्याय भी चाहिए। तो कह रहे चलो निकलो पहले अपना ड्यूटी पूरा करो, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ भाई पहले एक हाथ ले वाली बात हो गई ना कि मैं तुम्हें न्याय दूंगा, जस्टिस दूंगा, भाई अपनी ड्यूटी पूरी करोगे तब ना दूंगा। तो ये रशिया बहुत फ्रैंक है, हम ऐसे बोल सकते हैं।
जर्मनी से हमने क्या लिया पता है, जर्मनी में उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के समय बहुत बार इमरजेंसी आती थी, तो इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो जाना, जैसे आपको पता है हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ 2 आर्टिकल है 358 359। 358 बोलता है कि जैसे ही इमरजेंसी आया, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 19 भागा दौड़ के, आर्टिकल 19 का कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन 359 बोलता है, क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी और आर्टिकल को सस्पेंड कर सकता है एक्सेप्ट 20 एंड 21, इन दोनों को छोड़ के ये किसी भी कीमत पे सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन प्रेसिडेंट 359 के अंदर किसी आर्टिकल को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन 21 और 20 और 21 के अंदर नहीं। और ध्यान देना 19 के सस्पेंशन के लिए कोई स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं होगी, वो अपने आप भाग जाता है, जैसे इमरजेंसी देखता है ना वो दुम दबा के भाग जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है जापान से हमने क्या लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये तो हमने देख लिया, ये तो हम नीचे पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब क्या है, अब हमारा कुछ 2 चीज़ और डिस्कस करने हैं, हम डिस्कस कर ही लेते हैं, पार्ट्स और शेड्यूल। आपको पता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 22 पार्ट्स थे, लेकिन उसमें ऐड किए गए बाद में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे, 22 पार्ट्स थे, उसमें ऐड किए गए। एक तो 7th पार्ट था वो हटाया गया, उसके अलावा कौन कौन पार्ट आया, एक 4A पार्ट आया, और उसके बाद आया पार्ट कौन सा 14A एक्स, क्या होता है 14 को, XIV होता है ना 14A। उसके बाद कौन कौन से क्या क्या हम लिए हैं, उसके बाद हम लिए हैं 9th A 9th B, तो ये आ गया ना, मतलब 22 से एक हटने के बाद 21 हो गया था, मतलब ये हटने के बाद 21 हो गया था, और 21 4 25 से नहीं हो गया, यही बात है। क्लियर। हाँ, तो चलो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसको मैंने अलग से लिखा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश साथ ही दिया हुआ है। तो पहला पार्ट से क्या बताता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताता है। देखो मैंने इसलिए लिखा नहीं उसका, क्योंकि मुझे लगा यार टाइम भी वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा, तो इसके लिए ही मैं यहाँ पे आपको शेड्यूल भी सेम वीडियो में डाल दिया, क्यों नहीं तो टाइप करना पड़ता, थोड़ा टाइम लग जाता। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल है 1 से 4 तक आर्टिकल, ये हम लूसेंट वाले में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 2, सॉरी पार्ट 2, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, सिटीजनशिप के बारे में, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11 तक है। उसके बाद पार्ट 3 की बात करते हैं, उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में जिक्र है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। क्लियर। उसके बाद पार्ट 4 की बात करें, पार्ट 4 में DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें 36 से 51 तक है। उसके बाद बात करें पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि बाद में ऐड हुआ, 1976 में ऐड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसमें जो आर्टिकल है 51A या 51 क भी बोलते हैं। पार्ट 5 में संघ है, यूनियन है, और इसमें फिर कुछ चैप्टर है, क्लियर है, जिसमें चैप्टर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, इस सब CAG, इस सब के बारे में चैप्टर है। तो 52 से लेके 151 तक है इसमें। उसके बाद बात करते हैं स्टेट की, स्टेट पार्ट 6 में है, राज्य 152 से 237 आर्टिकल तक है। उसके बाद पार्ट जो 7 है उसको हटा दिया गया है, पहले था, क्लियर है ना। इसको देखो, इसको 1956 में एक आया ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं राज्य संविधान अधिनियम। राज्य संविधान मतलब कि स्टेट को थोड़ा सुधार किया गया, कि पहले स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं था, इसके बाद लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि आपको पता होगा फजल अली कमीशन के बाद, रिकमेंडेशन के बाद ऐसा किया गया, फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। तो 1956 के बाद हमारे पास 14 स्टेट हो गए थे और 6 UT हो गए थे, क्लियर ना। तो ये कैसे याद करोगे, 19 में से 5 गया तो ये क्या हुआ 14 और लास्ट में 6 बचा, तो 14 स्टेट हो गए थे, 6 UT हो गए थे, यूनियन टेरिटरी। क्लियर। तो ये कब हुआ 238 आर्टिकल में, लेकिन ये हटा दिया गया है, क्योंकि पहले जो था स्टेट का डिवीजन कुछ इस तरह था, 4 पार्ट में हम डिवाइड करते थे, लेकिन हमारा डिवीजन अब सिंपल 2 पार्ट में हो गया, एक तो स्टेट या तो UT। नेक्स्ट है हाँ
उसके बाद पार्ट 8 7 हो गया। पार्ट 8 की बात करते हैं। पता है कभी पेन गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है? हाँ यहाँ पे पार्ट 8 है। पार्ट 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरीज। तो हमने देख लिया पार्ट 5 में, हमने देख लिया यूनियन है। पार्ट 6 में सेंटर है। 7 तो हट गया, तो सॉरी पहले यूनियन फिर स्टेट, 7 तो हट गया, तो थर्ड क्या होगा? यूनियन टेरिटरी के बारे में तो हम देखेंगे ना। तो यूनियन टेरिटरी क्या है, कहाँ से कहाँ तक? 239 से 242। अब दिल्ली वगैरह के बारे में आई थिंक 239 ए में लिखा हुआ है। उसके बाद 9 की बात करें। 9 में ध्यान देना, यहाँ से याद करो। 9 है पंचायत। 9A यानी 9 क में है म्यूनिसिपालिटीज। 9B में कौन सा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आया था 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और ये दोनों आपको पता है ये 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और ये 1992 में, ये 1993 में, मतलब आस ही पास था दोनों। 1993 मतलब कोई भी ईयर लिख दो। अब उसके बाद बात करते हैं 10th पार्ट की। 10th पार्ट में क्या है? शेड्यूल और ट्राइबल एरिया की बात करते हैं, क्योंकि हम मान लो यूनियन की भी बात कर लिए, स्टेट की भी बात कर लिए, यूटी की भी बात कर लिए, हम पीआरआई की भी बात कर लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपालिटीज़ के लिए बात के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात की। तो अब कुछ और एरिया जो हमारा है उनके बारे में तो बात करेंगे। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात करते हैं, जो आपको पता है 2 शेड्यूल में है, 6 और 5 और 6 शेड्यूल में है। तो इसमें 2 पार्ट्स है, 244 और 244 क, 244 और 244 ए। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं पार्ट 11 की। पार्ट 11 में बहुत आसान है, क्योंकि सारे जगह का बात कर लिए तो हम थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं। सेंटर मतलब कि संघ और राज्यों यानी यूनियन और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप है उनकी हम बात करते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा है? 245 है 263। 3 टाइप की रिलेशनशिप होगा, आपको पता है। इकोनॉमिक, जो फाइनेंशियल बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेटिव, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप। क्योंकि जो ये रिलेशन होता है ना, जुडिशियरी वाले रिलेशन, वहाँ पे तो जुडिशियली इंटीग्रेटेड है ना, इसलिए उसको हम नहीं लिखे हैं। उसके बाद बात करें पार्ट 12 में क्या दिया है? वित्त, संपत्ति, संविदाय और बाद यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की बात की गई है। क्लियर है। तो ये पार्ट्स किस में है? 264 से लेकर 300 तक के आर्टिकल्स में है, 300 और ए। क्लियर। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के मतलब भारत के मतलब अंदर ही जो ट्रेड वगैरह होता है ना, उसमें कोई रोक छोक नहीं होना चाहिए। इसके बीच ये जब मतलब ट्रेड कर रहे, आप देश के अंदर ही ट्रेड कर रहे हो, आप बिहार से यूपी जा रहे हो, बीच में आप बॉर्डर में रोकते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब बात, इस सब के रूल वगैरह सब कहाँ लिखा हुआ है? व्यापार यानी व्यापार का हिंदी होता है क्या होता है? ट्रेड और कॉमर्स, एंड इसका देख लीजिएगा क्या होता है समागम। यहाँ से हम लिख सकते हैं, हाँ जो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए हैं, क्या लिए हैं? प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। समाजिम का होता है इंटरकोर्स। क्लियर है। हाँ, तो ये कौन से आर्टिकल है? 300 से 307 तक के बीच है। उसके बाद सर्विस जो कि अंडर आते हैं, यूनियन एंड स्टेट के अंदर आते हैं, इसमें ये सारे हैं। कौन से है ये मैं एक बार देख लेता हूँ, कौन से पार्ट से कहाँ तक है सर्विस। 308 से लेके है 323 तक, जिसमें सारे सर्विस नहीं होते, चाहे सेंट्रल, स्टेट, आईएएस वगैरह, ये सब उसमें आते हैं। अब बात करें 14A, ये भी बाद में आया था। ये तो ऊपर के, ये तो हमने ऊपर का ही है। उसके बाद 14A 14 है, ये यहाँ पे क्यों रख दिया भाई? ये यहाँ उल्टा लिख दिया ना, है ना, उल्टा लिख दिया था, हमने ठीक कर दिया। ये 14 है, ये 14A में ट्रिब्यूनल लाया गया था। ट्रिब्यूनल जो कि आपको पता है 323A और 323B में है। 323A 323B इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बाद में है, जिसमें हम CAT की बात करते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और ये बात करते हैं जो अदर्स केस के लिए है ट्रिब्यूनल। क्लियर। ट्राइब्यूनल्स कोई दिक्कत नहीं आपको। हाँ ठीक है। ये भी आया था 1976 में, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद इलेक्शन की बात करते हैं। इलेक्शन का किस में दिया हुआ? 324 से 329A तक। क्लियर है। 324 में आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है।
क्लियर, कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध, मतलब स्पेशल इनका ख्याल रखा जाएगा। कुछ वर्ग जो कि अनुसूचित जातियाँ होगी, SC ST या बैकवर्ड क्लास या एंग्लो इंडियंस, इन सबको विशेष उपबंध किया जाएगा। ये सब किस में दिया हुआ है? 330 से 42 के बीच में। उसका 17 की बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है 343 से 351, इसमें भी लिया है, लिखे ऐसे आर्टिकल है कि हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ऐसे ऐसे। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न आपको पता है 352 से 360 में, 3 टाइप के, 352 में नेशनल, 356 में स्टेट और 360 में फाइनेंशियल। उसके बाद मिसलेनियस किस में दिया है? मिसलेनियस दिया है इसमें है 19 में है। 20 में क्या है? अमेंडमेंट के बाद दिया है, अमेंडमेंट के बाद दिया है। और उसके बाद 21 में क्या है? अस्थाई, टेम्पररी और संक्रमणकाली और विशेष उपबंध की बात की गई है। इसमें ये सब आर्टिकल है। और उसके बाद जो है यहाँ पे है, हाँ, उसके बाद संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रादेशिक पाठ, निरसन, ये सब दिया है। अब इसका इंग्लिश देखना है, क्योंकि पता है मुझे भी मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ और आप लोग को बताने का ट्राई कर रहा हूँ और सीखने का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे भी आप ये लेक्चर बनाते वक्त मुझे बहुत कुछ नया सीखने का मिला, क्योंकि आज तक मेरे इस चैनल पे हिंदी, प्रॉपर हिंदी में लेक्चर नहीं थी, आपको ही पता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीखिए। तो थोड़ा ऐसा ट्राई कीजिएगा कि दोनों लैंग्वेज में आपका थोड़ा थोड़ा कमांड हो। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हम मुझे एक लैंग्वेज को देखना है बस, क्लियर ना। तो दोनों लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा आपको कमांड होना चाहिए, क्लियर, एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए ना। क्योंकि अगर हिंदी वाला आप देख लो, हिंदी में कुछ आपको ट्रांसलेशन में डाउट आ रहा है, तो इंग्लिश वाला आप देख लो, जैसे आपको पता है इतना इशू चल रहा है, क्लियर है ना। तो इतना तो थोड़ा बहुत आपको करना चाहिए। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। आप शेड्यूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में। शेड्यूल में क्या क्या है आपको पता है? ओरिजिनल में हमारे देश में कितने शेड्यूल थे? टोटल 8 थे ओरिजिनल, अभी 12 हो गए हैं। मैं बताऊंगा कब क्या क्या ऐड हुआ। उसके बाद भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन करना हो, नए राज्यों को, न्यू स्टेट का गठन करना, ये प्रावधान किस सूची में दिया गया है कि नया स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हमें करना है, नए स्टेट का, तो इसका प्रावधान, इसका प्रोविज़न किस शेड्यूल में है? फर्स्ट शेड्यूल में है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के प्रथम सूची में, अनुसूची में या पहले शेड्यूल में राज्य का नाम होता है, नेम ऑफ द स्टेट होता है, और वो कहाँ तक फैला है ये भी दिया होता है कि स्टेट यहाँ से यहाँ, यहाँ फैला है, इधर ये बॉर्डर है, इधर ये बॉर्डर है, सब क्लियर। अब 9th अनुसूची में एक, क्योंकि टोटल 8 ही थे ओरिजिनल, तो आपको पता है 9th आ गया था जस्ट 1 साल बाद ही, 51 में आ गया था। और सिर्फ पहले ही संविधान संशोधन में, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और इसमें जो 9वीं अनुसूची था, जो 9th अनुसूची था, उसको कब ऐड किया गया था? 51 में ऐड किया गया था। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9th शेड्यूल एडेड, तो आपको पता होना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। जब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून बनाने थे, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो कानून बना था उसमें फंडामेंटल राइट बीच में आ रहा था, क्योंकि लोगों का फंडामेंटल राइट थोड़ा हनन हो रहा था, क्योंकि आप लैंड सीलिंग लगाओगे तो लोगों के फंडामेंटल राइट थोड़े हैम्पर होंगे ना, तो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जा रहे थे, तो इसीलिए कानून बनाया गया 51 में, क्लियर है। कि इसमें एक्चुअली एक चीज़ आ गया थी कि एक ब्लैक बॉक्स बनाया गया। ब्लैक बॉक्स का मतलब है एक नया शेड्यूल हम बनाते हैं, 9th शेड्यूल। इस शेड्यूल के अंदर जो भी चीज़ रखा जाएगा ना, इस पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल भी नज़र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी रखा गया सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट उसको छानबीन कर ही नहीं सकता कि यह संविधान के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, नहीं। यानी इसको बहुत थोड़ा ऐसा बोला जाता है ब्लैक बॉक्स टाइप का, क्लियर है। क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा ऐसा था कि इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ हाथ पैर में ही नहीं मार सकती थी, क्लियर ना। तो एक कब बनाया गया? 9th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल में बनाया गया था। आपको पता है आर्टिकल कौन सा है? 31B आर्टिकल है। 31B आपको पता है फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है। 31A, 31B, 31C ये सब एक्सेप्शन है, क्लियर। ये मैं बता चुका हूँ लूसेंट वाले में, क्लियर। तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ध्यान देना, एक शेड्यूल है, 2 शेड्यूल है।
ध्यान देना, एक से शेड्यूल 5 और एक है शेड्यूल 6। इसमें कुछ राज्यों की बात की है कि इस राज्य में जो भी अनुसूचित क्षेत्र होंगे ना, इन पे एडमिनिस्ट्रेशन और इनका कंट्रोल कैसे करना है ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसके अलावे यहाँ पे बताया गया कि 4 और स्टेट हैं, जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है इस 6 शेड्यूल में लिखा है। दोनों समझ गए ना। 5th शेड्यूल में कितना है, टोटल 10 स्टेट है। क्लियर है ना। अभी पता है अरुणाचल प्रदेश बार बार मांग करना है कि भाई मुझे तो 6th में जाना जगह चाहिए, क्योंकि 6th में बहुत ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा आपको पावर मिल जाएगा। क्लियर है ना, कि सेंटर के कानून डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते रहते हैं इस पर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखो, भारत के संविधान की किस अनुसूची में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट द 4 स्टेट्स। क्योंकि मैं इस पे ये वाला पॉइंट क्यों लिख दिया, क्योंकि आप याद रखो कि ये चारों स्टेट किस में आते हैं। इन चारों स्टेट पे कानून बनाना है तो आपको 6th शेड्यूल में जाना हो। तो मैं अब ट्राई करूँगा कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही बताऊँ जो इससे रिलेटेड हो, और आप साथ ही याद करो तो ज़्यादा फायदा रहोगे। क्लियर। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट फॉर द 4 स्टेट आर मेंशन्ड अंडर द शेड्यूल। क्लियर ना। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6 शेड्यूल का आपका सहारा लेना पड़ेगा, बाकी के लिए 5, टोटल 10 स्टेट है अभी। अरुणाचल प्रदेश आज कल ही के न्यूज में बोल रहा था कि भाई मुझे 6th में रख दो। अब नेक्स्ट देखो, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, यानी सरकार जो ड्यूटी और टैक्स इम्पोज करती है, संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। सरकार को ये पावर कैसे मिल गया भाई? सरकार को ये पावर 7th शेड्यूल में मिला है कि 7th शेड्यूल में जो पावर डिवीजन है ना, वो पावर में उसमें एक पावर ये भी देता है कि भाई तुम ड्यूटीज लगा सकते हो, टैक्सेस लगा सकते हो, लोगों पे टैक्स लगा सकते हो, ताकि तुमसे उससे कुछ इनकम जनरेट हो और फिर तुम लोगों के लिए भलाई का काम करो। क्लियर। नेक्स्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नेक्स्ट है राज्य भूमि सुधार अधिनियम, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, लैंड रिफॉर्म के लिए जो प्रोविज़न आया था, यानी लैंड रिफॉर्म के लिए जो एक्ट आया था 1951 में, उसको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब कि जैसे ही लैंड रिफॉर्म आया कुछ लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट भाग गए। क्यों? क्योंकि भाई इनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था। क्योंकि फंडामेंटल राइट में एक सेकंड पानी पिलाता हूं। क्योंकि फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी इनको मिली हुई थी ना, तो ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट भागे। तो इनसे बचने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक नया शेड्यूल बनाया। उस शेड्यूल में जो जो सब्जेक्ट रख देंगे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के आँख को बंद कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पे नज़र उठा के भी नहीं देखेंगे। तो इसमें लैंड रिफॉर्म को इसमें रख दिया ताकि पुअर पीपल को फ़ायदा हो। क्लियर, लैंडलेस लेबरर को फ़ायदा हो। तो यही आपसे पूछ रहा है कि 9th शेड्यूल में रखा गया। ये आप याद रखो कि 10th शेड्यूल में एक नया चीज़ लाया गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत क्या लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम दल बदल विरोधी कानून बनाते थे। लोग एक पार्टी से छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते, तो सरकार इस्टेब्लिश ही नहीं रख पाती थी, क्योंकि स्टेबिलिटी पे खतरा हो गया ना। अगर कोई सरकार को, अगर मान लो मार्जिन, जैसे मान लो कोई सरकार सेंटर पे उसको 273 चाहिए, उसके पास मान लो है 275, तो उसको डेली उनके नज़र में यही रहेगा कि यार 2 बंदा मेरे से चला गया तो, 3 बंदा मेरे से भाग गया तो, कोई अपोजिशन पार्टी है 3 बंदे को खरीद ली तो क्या होगा। उनकी इसी में ही टाइम पास हो जाएगा। तो इसीलिए एक लॉ लाया गया जिसमें आप दल बदल करोगे ना, जैसे आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में गए तो आपकी जो MP और MLA की पोस्ट होगी वो भी चली जाएगी, आप किसी काम के नहीं रहोगे। क्लियर है ना। तो ये कब लाया गया था, 52nd में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में लाया था। और 10th शेड्यूल, क्योंकि 9th शेड्यूल कब आ गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। 10th कब आ गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। अब आपको पता है 11th कब आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। उसका 12th कब आया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में। क्लियर है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पहले में क्या है 1, दूसरे में क्या है 52 यानी 2, थर्ड में क्या है 73 यानी 3,
12 में क्या है 4, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पहले आया 1 फिर 2 फिर 3 4, आप ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर है, ये थोड़ा ट्रिक है, मतलब ट्रिक तो एटलीस्ट मैं अपने याद करने के लिए तो ये यूज करता हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज़, आपको पता है 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है, लैंग्वेज की बात है, लेकिन इसमें इंग्लिश नहीं है, एक बात आपको पता होना चाहिए। भले इंग्लिश हमारे देश में बहुत सारे बोली जाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बोलती है, लेकिन इसमें इंग्लिश नहीं है। क्लियर, अब देखो सारे हम देख लेते हैं कितने शेड्यूल है टोटल। फर्स्ट शेड्यूल यानी पहली अनुसूची की बात करते हैं, उसमें क्या क्या है, राज्यों या यूनियन टेरिटरी के नाम और उसकी सीमाएं मैंने बता दिया, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची में क्या है कि कुछ लोगों के सैलरी की बात की है, लिस्ट ऑफ सैलरी एंड ऑफिशियल जो कि पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं याद करो आप। थोड़ा मैं ट्रिक यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो पहले राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों ऊपर के आ गए, ऊपर के आ गए प्रेसिडेंट और गवर्नर सेंटर के स्टेट के आगे। अब देखो दोनों हाउस के जो भी हेड होंगे ना उन सबको ले आओ। हाउस है राज्यसभा, लोकसभा के हेड कौन है, इसके स्पीकर और डेपुटी आ गए, राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों आ गए, वाइस चेयरमैन ये दोनों आ गए। सेम यही काम आप स्टेट और यूटी का भी कर लो। सिर्फ सारे स्टेट को ले लिया तो इस 1 2 3 4 ले लिया, स्टेट में भी ये सारे लेना है। अब आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सारे जज ले लो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना सर्वोच्च। और एक और है कौन कौन है, सीएजी, ध्यान देना सीएजी बस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक पदाधिकारी। क्लियर है, तो समझ गए कौन कौन लोग हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर दोनों ऊपर के, दोनों हाउस के सारे हेड, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के और सीएजी, बस यही लोग हैं। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची में क्या बात की गई है, ओथ की बात की गई है, यानी शपथ की बात की गई है। शपथ या हम प्रतिज्ञान लेते, अफर्मेशन देते किन किन लोगों का, बस भाई ये भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रिक इन द सेंस कैसे है कि देखो कौन कौन लोग देते हैं। सबसे पहले देखो कोई पहले मेंबर होता है, कोई पहले इंसान होता है नॉर्मल, वो जब वो इंसान होता है जब वो नॉमिनेशन भरने जाएगा तब वो शपथ लेगा। ठीक है, जब वो एमपी या एमएलए बन जाएगा तब शपथ लेगा। उसके बाद जब वो क्या बन जाएगा, मंत्री मिनिस्टर बन जाएगा तब शपथ लेगा। यही आदमी 3 बार बन रहा है ना, जब वो मेंबर नॉमिनेशन के लिए गया, एमपी एमएलए बन गया तब, मिनिस्टर बन गया तब, और जज, बस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके बाद बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में ऑब्वियसली नाम है आपको पता है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कितने राज्यसभा के मेंबर जाएंगे, मतलब कि जैसे आपको पता है यूपी से जाएंगे 31, ये सब किस में लिखा हुआ है, बिहार से इतने जाएंगे, यूपी एमएच से इतने जाएंगे, महाराष्ट्र से, तो ये सब लिखा कहाँ हुआ है, ये सब फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं फिफ्थ अनुसूची की, 5वीं अनुसूची की। इसमें लिखा हुआ है जनजातियों का प्रशासन, मतलब अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन और कंट्रोल यानी नियंत्रण, इन सब से जुड़े प्रावधान किस में लिखे, 5वां शेड्यूल में लिखे। मैं अभी बताया ना 5वीं अनुसूची में। लेकिन 6ठी अनुसूची में 4 स्पेशल स्टेट की बात की गई है, आत्मा की, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। क्लियर है ना। आप यहाँ पे बोलो कि भैया आप याद कैसे कर लियो मेघालय मिजोरम, देखो टोटल, क्योंकि हमें आत्मा याद कर लेंगे तो फिर भी एक कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई मणिपुर हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए 6 शेड्यूल, नॉर्थ ईस्ट के लिए बात करते हैं, तो इसमें आप मणिपुर को कैसे मतलब कैसे ना लेना, ये कैसे याद रखें। भाई मनी के पास अपना पैसा है, मनी मतलब पैसा, भाई जिसके पास पैसा है उसको काहे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, काहे स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब ऐसे याद करने के लिए हमें करना है। क्लियर ना। तो क्योंकि एम नाम से 3 वर्ड है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो हम इसीलिए मनी को मैं ऐसे ही छाटा हूँ कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। क्लियर। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर। अब नेक्स्ट है 7 शेड्यूल की बात करते हैं, ऑब्वियसली लिस्टिंग है,
7वीं शेड्यूल में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची यानी सेंटर, स्टेट, कंकरेंट किस आर्टिकल में? 246। 8वीं में क्या है? 22 भाषाओं के बारे में, शेड्यूल लैंग्वेज जो होती है उसके बारे में। क्लियर। 9th जो कि यहाँ से बाद में ऐड हुआ है, 9th 10th 11th 12th, आपको ये पता होना चाहिए किस अमेंडमेंट में। पहली, 52वीं, 73वीं, 74वीं, फर्स्ट, 52nd, 73rd, 74th। साल भी याद हो गए तो ठीक। 51, 1951, 1985, 1992, 1993। क्लियर। और इसमें भी आप देखो 1951, 1985, 1992, 1993। क्लियर। हाँ, ये तो नगर पालिका है, ये पंचायत है। तो यहाँ ध्यान देखो किस पार्ट 8 में लिखा है? 243 6 में लिखा है, 243 बी में लिखा है। क्लियर है। हाँ, और ये बात देखो 8वीं सूची में सिंधी भाषा को 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 1967 में ऐड किया गया। इसको नहीं भी याद रखो क्योंकि इसके बाद भी 2003 में 4 लैंग्वेज ऐड हुए हैं, तो उसको याद रखना ज़्यादा थोड़ा मतलब प्रेफर मैं करूँगा। क्लियर। 2003 में 4 लैंग्वेज ऐड हुए हैं। क्लियर। बस इतना ही था। और क्योंकि हमारा हो गया है, आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना जल्दी जल्दी मैं कराऊंगा। और आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर करना चाहे तो। और कोई भी डाउट हो भाई सिंपल मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। और एक और चीज़, हाँ चलिए इसमें इतना ही है। चलिए थैंक यू सो मच। और NCERT टोन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय।